दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मिस्ट्री क्लब में। इस बार हम सुनने जा रहे हैं आर्थर कोनन डॉयल की लिखी शर्लॉक होम्स मिस्ट्री द रेड हेडेड लीग, जो पब्लिश हुई थी अगस्त 1891 में। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम यूं ही आप तक आपकी पसंदीदा मिस्ट्री स्टोरीज लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं द रेड हेडेड लीग का फर्स्ट पार्ट। ये कहानी तब की है जब मैं और मेरे दोस्त मिस्टर शेरलॉक होम्स साथ में नहीं रह रहे थे। मैं एक दिन होम्स से मिलने उनके एड्रेस पर यानी 221B बेकर स्ट्रीट गया था, जब मैंने उन्हें एक बहुत ही मोटे सुर्ख चेहरे वाले बुजुर्ग आदमी के साथ गहरी बातचीत में बिजी पाया। वैसे तो वो जेंटलमैन काफ़ी ऑर्डिनरी किस्म के लग रहे थे, बट उनका एक फीचर बिल्कुल ध्यान खींच लेता था और वो था उनके बालों का रंग। उनके बाल लाल रंग के थे, एकदम गहरा रेड कलर। मैं अपनी घुसपैठ के लिए माफ़ी मांगने ही वाला था कि होम्स ने अचानक मुझे कमरे के अंदर खींच लिया और मेरे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो माय डियर वॉटसन, होम्स ने कहा। मुझे लगा आप बिज़ी थे, मैंने कहा। हाँ, मैं बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, होम्स ने कहा। हाँ, तो फिर मैं अगले कमरे में वेट कर लेता हूँ, मैंने कहा। बिल्कुल नहीं। वहाँ बैठे उस लाल बाल वाले बुजुर्ग इंसान को होम्स ने कहा, मिस्टर विल्सन, ये है मेरे दोस्त डॉक्टर वॉटसन। मेरे कई सक्सेसफुल केसेस में मेरे पार्टनर रह चुके हैं, हेल्पर रह चुके हैं, और मुझे कोई शक नहीं कि आपके केस में भी ये हमारी बहुत मदद करेंगे। वो मोटे जेंटलमैन अपनी चेयर से आधे से उठे और अपना सर झुकाकर मुझे ग्रीट किया। मैंने देखा कि वो अपनी छोटी चर्बी से घिरी आंखों से मुझे बड़े ही सवालिया नज़रों से देख रहे थे। उस सोफ़ा पर बैठ जाओ वॉटसन, होम्स ने कहा, और खुद अपनी आर्म चेयर में वापस बैठते हुए उन्होंने अपनी उंगलियों के टिप्स को जोड़ लिया। ये होम्स का खास पोज था जब वो किसी बात की गहराई में जाने के मूड में होते थे। मैं जानता हूँ माय डियर वॉटसन कि तुम भी मेरी तरह ज़िंदगी की आम रूटीन से हटकर चीज़ों को पसंद करते हो। इस वजह से तुमने मेरे कई केसेस को स्टोरीज़ के फॉर्म में लिखने की कोशिश भी की है। और माफ़ करना वॉटसन, पर मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही मसाला डालते हो अपनी इन कहानियों में। होम्स अक्सर मेरी राइटिंग स्टाइल को इस तरह से क्रिटिसाइज़ करते थे, इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। तुम्हें याद होगा वॉटसन, परसों जब हम कोई केस डिस्कस कर रहे थे तब मैंने तुम्हें कहा था कि रियल लाइफ इवेंट्स किसी भी इमेजिनरी कहानी से कहीं ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और अजीबोगरीब होती है। लाइफ इज़ ऑलवेज स्ट्रेंजर दैन फिक्शन, होम्स ने कहा। हाँ, मुझे याद है, और मैंने इस बात पर शक करने की हिम्मत की थी, मैंने कहा। हाँ वॉटसन, तुमने तब भी शक किया था और तुम्हें आज भी शक है, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं तब तक तुम पर फैक्ट्स डालता जाऊंगा जब तक तुम्हारा शक उनके बोझ के तले टूट ना जाए और तुम मेरी बात मान ना लो। एनीवे वॉटसन, ये मिस्टर जेबेज विल्सन है जो आज अपना केस हमारे पास लाए हैं, और जहाँ तक मैंने सुनी है इनकी कहानी बिल्कुल यूनिक है। ऐसा केस मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तुमने मुझे कहते हुए सुना होगा कि सबसे अजीब और यूनिक बातें अक्सर बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे क्राइम्स से जुड़ी होती है। कभी कभी तो ये बातें इतनी मामूली होती है कि शक होता है कि इस मामले में कोई क्राइम हुआ भी है या नहीं। मिस्टर विल्सन, क्या आप प्लीज़ अपनी कहानी फिर से शुरू करेंगे? मैं आपसे ये इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे दोस्त डॉक्टर वॉटसन ने शुरू का पार्ट नहीं सुना, बल्कि इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि आपकी कहानी बड़ी ही यूनिक है और मुझे इसकी हर बात, हर डिटेल को ध्यान से अपने दिमाग में दर्ज करना है। अक्सर जब मुझे किसी केस की इवेंट्स के डिटेल्स मिलते हैं तो मैं अपनी मेमोरी में हज़ारों दूसरे सिमिलर केसेस से खुद को गाइड कर पाता हूँ, लेकिन अभी तक ये केस मेरे हिसाब से बिल्कुल यूनिक है। ऐसा कोई और केस मुझे याद नहीं। अपने केस की इतनी तारीफ सुनकर मिस्टर विल्सन की छाती गर्व से फूल गई और उन्होंने अपने कोट के अंदर के पॉकेट से एक गंदा और सिकुड़ा हुआ न्यूज़पेपर निकाला। उस न्यूज़पेपर को अपने घुटने पर फैलाते हुए मिस्टर विल्सन एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में कुछ ढूंढने लगे। वो जब ये कर रहे थे मैंने मिस्टर विल्सन को ध्यान से देखा और होम्स के मेथड्स यूज़ करके
उनके कपड़ों से, उनके अपीयरेंस से, उनके बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश की। हालांकि मेरे ऑब्जर्वेशन से मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हमारे विजिटर में एक मामूली ब्रिटिश बिजनेसमैन के सारे निशान थे। उन्होंने एक ढीला ढगला सा ग्रे कलर का ट्राउज़र पहना था, एक मैला हुआ ब्लैक कोट जो सामने से खुला था। कोट के अंदर एक घिसी पुरानी वेस्ट कोट पहनी थी। इस वेस्ट कोट की जेब से एक मोटी चेन को लगकर एक स्क्वायर होल वाला मेटल का कॉइन लटक रहा था। एक पुरानी हैट और फीके ब्राउन कलर का ओवरकोट बगल की चेयर पर रखे थे। कुल मिलाकर मेरे ऑब्जर्वेशन का ये नतीजा निकला कि मिस्टर विल्सन में उनके चमकते हुए लाल बाल और उनके चेहरे पर गहरे असंतोष, एम्बैरेसमेंट और कंफ्यूजन का एक्सप्रेशन, इनके अलावा कुछ भी खास नोटिसेबल नहीं था। शेरलॉक होम्स की तेज़ नज़र ने मुझे मिस्टर विल्सन को स्टडी करते हुए पकड़ लिया और उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। क्या लगता है वॉटसन, क्या जान पाए तुम मिस्टर विल्सन के बारे में? होम्स ने पूछा। माफ़ करना होम्स, मैंने थोड़ा एम्बैरेस होकर कहा। मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हाँ, मैंने भी कोशिश की, होम्स ने कहा, पर मुझे भी कुछ खास जानकारी नहीं मिली। अच्छा, मैंने थोड़े राहत से कहा। होम्स फिर से मुस्कुराए और कहा, हाँ, कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इसके अलावा कि मिस्टर विल्सन एक वक्त में खूब फिज़िकल मेहनत कर चुके हैं, कि वो स्नफ़ यानी तंबाकू का सेवन करते हैं, कि वो काफ़ी वक्त चाइना में रह चुके हैं और उन्होंने हाल ही में काफ़ी ज़्यादा राइटिंग की है, लिखाई की है। मिस्टर जेबेस विल्सन अपनी चेयर में उछल पड़े। उनकी उंगली जो न्यूज़पेपर में कुछ ढूंढ रही थी एकदम से रुक गई और उन्होंने चौंक कर मेरे साथी की ओर देखा। आपको ये सब कैसे पता चला? मिस्टर विल्सन ने पूछा। आपको कैसे पता चला कि मैंने एक ज़माने में फ़िज़िकल मेहनत की है? ये बिल्कुल सच है, क्योंकि एक ज़माने में मैं शिप के कारपेंटर का काम करता था। आपके हाथ माय डियर सर, होम्स ने कहा, आपका दाहिना हाथ आपके बाएं हाथ से काफ़ी ज़्यादा वेल फॉर्म्ड और ताकतवर है। आपने उसी से काम किया है और उस हाथ के मसल्स ज़्यादा डेवलप्ड हैं। ओह, और आपको मेरी राइटिंग के बारे में कैसे पता चला? मिस्टर विल्सन ने पूछा। आपके कोट के दाहिने हाथ का शुरुआती 5 इंच का पार्ट स्मूथ और ग्लॉसी दिख रहा है। ये तभी होता है जब आप लिख रहे होते हैं और आपके कोट का वो हिस्सा पेपर पर रब होता है, घिसता है। और उसी हाथ की कोनी यानी एल्बो के पास एक स्मूथ पैच बना है जहां आप उसे डेस्क पर रेस्ट करते हैं, होम्स ने कहा। अच्छा, और चाइना? चाइना के बारे में आपको कैसे पता चला? मिस्टर विल्सन ने पूछा। वो मछली का टैटू जो आपके दाहिने हाथ के पंजे के ठीक ऊपर बना है, वो सिर्फ चाइना में ही बन सकता है। मैंने अलग अलग जगहों के टैटूज़ की स्टडी की है और इस विषय पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है। मछली के टैटू को ऐसे हल्के से पिंक रंग में बनाने की ये स्टाइल खास चाइना की है। जब इसके अलावा मैं आपकी वेस्ट कोट की चेन से एक स्क्वायर होल वाला चाइनीज़ कॉइन लटका हुआ देखता हूँ तो मामला और भी सिंपल हो जाता है, होम्स ने कहा। मिस्टर जेबेस विल्सन ज़ोर से हंस पड़े। वेल, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा, उन्होंने कहा। मुझे पहले लगा कि आपने अपने शातिर दिमाग से ये सारा इन्फॉर्मेशन निकाला, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि ये डिडक्शंस काफ़ी सिंपल थे, विल्सन ने कहा। होम्स मेरी ओर देखते हुए बोले, वॉटसन, मुझे लगता है कि मैं अपने ऑब्जर्वेशंस और डिडक्शंस को एक्सप्लेन करके गलती करता हूँ। एक्सप्लेनेशन मिलने के बाद तो हर चीज़ आसानी लगती है। खैर, क्या आप वो एडवर्टाइजमेंट ढूंढ पाए मिस्टर विल्सन? हाँ, मुझे एडवर्टाइजमेंट मिल गया है। मिस्टर विल्सन ने अपनी मोटी उंगली को न्यूज़पेपर में छपी एडवर्टाइजमेंट पर रखते हुए जवाब दिया। ये रहा यहाँ। इस एडवर्टाइजमेंट से ही सारी बात शुरू हुई। लीजिए डॉक्टर वॉटसन, आप खुद ही पढ़ लीजिए। ऐसा कहकर विल्सन ने पेपर मुझे दिया। मैंने वो एडवर्टाइजमेंट ज़ोर से पढ़ी। टू द रेड हेडेड लीग। लेबनन, पेंसिल्वेनिया, यूएसए के रहवासी स्वर्गीय एज़ेकाया हॉपकिंस की वसीहत के मुताबिक रेड हेडेड लीग में एक और वैकेंसी बनी है। लीग के हर मेंबर को कुछ मामूली काम के बदले में 4 पाउंड पर वीक की सैलरी दी जाती है। इस वैकेंसी के लिए केवल पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी ऐसे पुरुष जो शरीर और दिमाग से स्वस्थ हैं, 21 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और जिनके बाल लाल रंग के हैं। अप्लाई करने के लिए मंडे को सुबह 11 बजे 7 पोप्स कोर्ट, फ्लीट स्ट्रीट पर लीग के ऑफिस में मिस्टर डंकन रॉस से पर्सनली आकर मिले।
इसका क्या मतलब है? एडवर्टाइजमेंट को 2 बार बैक टू बैक पढ़ने के बाद मैंने कहा। होम्स मुस्कुराए। अजीब है ना? उन्होंने कहा। फिर विल्सन की तरफ देखते हुए बोले, अब मिस्टर विल्सन, हमें अपने बारे में, अपने घर के बारे में और इस एडवर्टाइजमेंट का आपकी ज़िंदगी पर क्या असर हुआ, इसके बारे में सब कुछ बताइए। वॉटसन, पहले न्यूज़पेपर का नाम और डेट नोट कर लो। हाँ, ये है द मॉर्निंग क्रॉनिकल, अप्रैल 27, 1890। बस 2 महीने पहले का ही है, मैंने कहा। वेरी गुड। यस मिस्टर विल्सन, प्लीज़ गो अहेड, होम्स ने कहा। वेल, जैसा कि मैं आपको बता रहा था मिस्टर होम्स, जेबेस विल्सन ने अपना माथा पोंछते हुए कहा, शहर में कोबर्ग स्क्वायर के पास मेरी एक छोटी सी पॉन ब्रोकर शॉप है, यानी साहूकारी की दुकान है। ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस तो नहीं है। इनफैक्ट रिसेंट सालों में मैं बस किसी तरह अपनी रोज़ी रोटी कमा रहा हूँ। मैं पहले 2 असिस्टेंट्स रख पाता था, लेकिन अब मैं सिर्फ एक ही रखता हूँ, और उसे भी रखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता अगर वो काम सीखने के लिए आधी सैलरी पर काम करने को तैयार ना होता। आधी सैलरी पर काम करने वाले इस नौजवान का नाम क्या है? होम्स ने पूछा। उसका नाम विंसेंट स्पॉल्डिंग है, और वो इतना जवान भी नहीं है। इनफैक्ट उसकी एज बताना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा स्मार्ट असिस्टेंट नहीं मिल सकता मिस्टर होम्स। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि वो अगर कोशिश करे तो जितना पैसा मैं उसे देता हूँ उससे कम दुगना पैसा वो कमा सकता है। लेकिन आफ्टर ऑल, अगर वो सेटिस्फाइड है तो मैं उसके दिमाग में आइडियाज़ क्यों डालूँ? हाँ, आपकी बात भी सही है, होम्स ने कहा। वैसे आप काफ़ी लकी हैं कि आपके पास एक ऐसा एम्प्लॉय है जो आम एम्प्लॉयज़ से कम पैसों में काम करता है। ये कोई कॉमन बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि आपका असिस्टेंट आपके एडवर्टाइजमेंट जितना ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। हाँ, लेकिन उसमें कुछ खामियां भी हैं, मिस्टर विल्सन ने कहा। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। जब देखो कैमरा से फ़ोटो लेता रहता है और फिर अपनी पिक्चर्स को डेवलप करने के लिए खरगोश की तरह अपने बिल में घुस जाता है। शॉप के पीछे एक छोटी सी रूम है जिसमें वो रहता है और उसी में वो अपने पिक्चर्स को डेवलप करता है। ये एक ही उसका मेन प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल वो एक अच्छा एम्प्लॉय है। बाकी उसमें कोई बुराई नहीं है। क्या वो अभी भी आपके शॉप में काम करता है? होम्स ने पूछा। जी हाँ, वो एक 14 साल की लड़की जो खाना बनाती है, जगह साफ रखती है, बस यही 2 लोग हैं मेरे घर में। मेरी वाइफ कई साल पहले ही चल बसी और उसके बाद मैंने फिर कभी कोई फैमिली नहीं बनाई। हम तीनों एक शांत और साधारण सी लाइफ जीते हैं, अपने बिल्स पे करते हैं और सर पर छत बनाए रखते हैं बस। हमारी ऐसी साधारण सी ज़िंदगी में पहला तूफान लाया इस एडवर्टाइजमेंट ने। विंसेंट आज से ठीक 8 हफ्ते पहले ऑफिस में आया, तब उसके हाथ में यही न्यूज़पेपर था और उसने कहा, काश मेरे बाल लाल रंग के होते मिस्टर विल्सन। क्यों? मैंने पूछा। क्यों? विंसेंट ने चौंक कर कहा, मिस्टर विल्सन, आपने पढ़ा नहीं? रेड हेडेड लीग में एक और वैकेंसी बनी है। ऐसा मौका किस्मत वालों को ही मिलता है। मैंने तो सुना है कि रेड हेडेड लीग में आदमी कम और वैकेंसी ज़्यादा है, इसलिए ट्रस्टीज परेशान है कि ट्रस्ट के पैसे का करे तो क्या करे। अगर किसी तरह मेरे बालों का रंग बदल जाता तो मेरी भी किस्मत चमक उठती। मिस्टर होम्स, मेरा ज़्यादातर वक्त या तो घर में या शॉप में गुजरता है, और क्योंकि मेरा बिजनेस मेरे पास आता है बजाय इसके कि मुझे कहीं जाना पड़े, तो मैं अक्सर कई हफ्तों तक अपने दरवाजे की दहलीज पर पैर नहीं रखता। इस वजह से मुझे बाहर क्या हो रहा है इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं होती। क्या आपने कभी रेड हेडेड लीग के बारे में नहीं सुना? विंसेंट ने मुझे चौंक कर पूछा। कभी नहीं, मैंने कहा। अजीब बात है, क्योंकि आपके लाल बालों की वजह से आप खुद इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, विंसेंट ने कहा। और कितना पैसा मिलता है मेंबर्स को? मैंने पूछा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ सालाना कुछ 200 पाउंड्स, लेकिन काम काफ़ी हल्का है और इससे किसी के मौजूदा जॉब या बिजनेस में ज़्यादा दखल नहीं पड़ती। मिस्टर होम्स, आप सोच सकते हैं कि 200 पाउंड सालाना सुनकर मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि पॉन ब्रोकिंग बिजनेस कुछ सालों से ठीक नहीं चल रहा और एक्स्ट्रा पैसे नेचुरली बहुत काम आते। मुझे इसके बारे में सब बताओ, मैंने विंसेंट से कहा। मुझे वो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हुए विंसेंट ने कहा, आप खुद देख सकते हैं कि लीग में एक वैकेंसी है और ये एड्रेस है जहां आपको पर्सनली जाकर अप्लाई करना है।
जहाँ तक मैं समझता हूँ रेड हेडेड लीग एक अमेरिकन करोड़पति मिस्टर एज़ेकाया हॉपकिंस ने बनाई थी। मिस्टर एज़ेकाया हॉपकिंस एक अनोखी सोच वाले इंसान थे। वो खुद लाल बालों वाले थे और उन्हें सभी लाल बालों वाले आदमियों से बहुत हमदर्दी थी। उनकी खुद की कोई फैमिली नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने वसीयत में अपनी पूरी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम कर दी, इस इंस्ट्रक्शन के साथ कि उस पैसे से जो भी इंटरेस्ट आए उसका इस्तेमाल लाल बालों वाले आदमियों की ज़िंदगी आसान करने में किया जाए। तो इस वजह से लीग के मेंबर्स को बहुत ही मामूली और हल्के काम के बदले में अच्छी सी सैलरी दी जाती है। लेकिन दुनिया में लाल बालों वाला मैं अकेला थोड़ी हूँ, लाल बालों वाले लाखों लोग अप्लाई करेंगे, मैंने कहा। लाल बालों वाले लोग इतने भी ज़्यादा नहीं हैं जितने आप सोच रहे हैं, विंसेंट ने कहा। देखिए, पहले तो ये वैकेंसी केवल लंदन के रहवासियों के लिए है। उसमें 21 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए है, वो भी पुरुषों के लिए है, मेल्स के लिए है। मिस्टर एज़ेकाया हॉपकिंस ने अपनी काम की शुरुआत लंदन में की थी जब वो काफ़ी यंग थे, और अमीर बनने के बाद वो अपने पुराने शहर के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। और तो और मैंने ये भी सुना है कि सिर्फ और सिर्फ डीप रेड कलर के बाल वालों को ही एंट्री मिलती है, इसके अलावा कोई भी रंग नहीं चलता। अब अगर आप अप्लाई करना चाहें मिस्टर विल्सन, तो आपके बालों के रंग की वजह से तो आपको खड़े खड़े एंट्री मिल जाएगी, लेकिन शायद कुछ 100 पाउंड्स के लिए आप इतनी परेशानी क्यों उठाना चाहेंगे, विंसेंट ने कहा। अब जेंटलमैन, ये एक फैक्ट है, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं कि मेरे बालों का रंग बहुत ही डीप और शाइनी रेड है, तो मुझे लगा कि मुझे लीग में एंट्री मिलने का अच्छा खासा चांस है। विंसेंट को इसके बारे में काफ़ी कुछ पता था, इसलिए मैंने उसे साथ चलने के लिए मना लिया और मंडे की सुबह दुकान बंद करके एडवर्टाइजमेंट में दिए गए एड्रेस की तरफ हम निकल पड़े। तो दोस्तों, ये था आर्थर कोनन डॉयल ने लिखी शेरलॉक होम्स मिस्ट्री द रेड हेडेड लीग का पहला पार्ट। मिस्टर जेबस विल्सन के साथ घटी इस अजीबोगरीब इंसिडेंट का क्या मतलब हो सकता है? कोई करोड़पति ऐसी अजीबोगरीब वसीयत क्यों लिख कर जाएगा? रेड हेडेड लीग के ऑफिस में जेबस विल्सन और उनके असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग के साथ क्या होगा? क्या जेबस विल्सन अपने बालों की रंग की वजह से लीग के मेंबर बन पाएंगे? और अगर बन भी गए तो क्या वहां टिक पाएंगे? देखेंगे द रेड हेडेड लीग के अगले पार्ट में, ओनली ऑन मिडनाइट मिस्ट्री क्लब। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल।